कौन है भाई? आ ही रही हूँ। बाप रे, ऐसा कौन है जो डोरबेल पे डोरबेल बजाया जा रहा है? अरे दादी जी, आप? दादी जी, आपने बताया नहीं, वरना मैं ही आपको लेने स्टेशन आ गई होती। प्रणाम दादी जी। चल हट, बड़ी आई, कैसे आना हुआ? ये मेरे पति का घर है। तेरे बाप ने तुझे दहेज में क्या दिया जो तू मुझसे पूछ रही है कि कैसे आना हुआ? ये मेरे पति का मकान है, जब मेरा मन करेगा तब मैं यहाँ आऊंगी, समझी? कहाँ गया रमेश? ये रमेश, रमेश। और तूने तूने ये क्या पहना है? न साड़ी न सर पे पल्लू। अरे लाज शर्म के बीच खाई क्या? और जुबान जुबान कितनी चलती है तेरी? रमेश, कहाँ गया बेटा रमेश? आरती, क्या बात है बेटा, क्यों चिल्ला रही है? कौन आया है दरवाजे पर? मैं हूँ। क्या तू मेरी आवाज भी भूल गई शहर आने के बाद? अरे मैं हूँ, रमेश की दुल्हनिया। और ये क्या बना गई है तू शहर आकर? जैसे लग रही है नचनिया। कान खोलकर सुन ले तू रमेश की दुल्हनिया, तू अपनी बहू की जुबान पे ना लगाम लगवा दे। माँ जी, मेरी बहू आरती इंसान है, कोई घोड़ा नहीं जिसकी जुबान पर मैं लगाम लगवा दूं। वाह, जुम्मा जुम्मा 4 रोज हुए नहीं रुपए कमाना और तू मेरी माँ के सामने जुबान चला रही है। मैंने बुलाया है अपनी माँ को यहाँ, कम से कम मेरी माँ यहाँ रहेगी ना तो इस घर की औरतें अपनी औकात में रहेंगी। माँ, जब से ये पैसे कमा रही है ना, तब से सिर पर बैठकर नाच रही है। अब तू चिंता मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ ना। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, इन दोनों बहुओं को ना मैं लाइन पे लगा कर रखूंगी। इन दोनों ने मेरे बेटे और पोते की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बड़ी आई रुपए कमाने वाली। चलो, ये मेरे पोते की दुल्हनिया तो कम से कम इंजीनियर है, लेकिन ये दर्जी बनी बैठी है। अरे दादी आप, प्रणाम दादी। खुश रहो बेटा। अरे दादी, आप आने वाले थे तो मुझे फोन कर देते, मैं ही कार लेकर गाँव आ जाता। अरे बेटा, तू तो जानता ही है ना, ये एसी वेसी वाले कार ना मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। मुझे तो रेलगाड़ी में ही सफर करना अच्छा लगता है। और दादी, आपके पुराने चश्मे को क्या हो गया? ये नया चश्मा लगाया है आपने। अरे बेटा, तेरे दादाजी ने दिए हैं ये चश्मा। कहते हैं कि शहर जा रही हूँ तो वहाँ सफेद चश्मा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने काला चश्मा ला दिए हैं मेरे लिए। लेकिन दादी, आप तो बता रहे थे कि दादाजी की तबीयत जरा ठीक नहीं चल रही है, फिर अचानक कैसे आना हुआ? अरे बेटा, मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा और पोता परेशान होंगे, इसलिए चली आई मैं। देखना बेटा, मेरा मन नहीं माना तो आ ही गई मैं, और आई तब पता चला कि क्या हाल है यहाँ। दादी, यहाँ तो सब बढ़िया ही है। लेकिन दादी, यहाँ तो सब बढ़िया है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ आरती, कोई परेशानी है क्या तुम लोगों को? अरे इन लोगों को क्या परेशानी होगी, इन लोगों ने तो हमें परेशान करके रखा है। पापा, आप माँ और आरती के बारे में कैसी बात कर रहे हो? ना जाने आपको रह रहकर क्या हो जाता है। अरे बेटा, तुझे क्या परेशानी होगी? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है बावर्ची कहीं का। लेकिन अब यहाँ मेरी माँ आ गई है, अब यहाँ वही सब होगा जो मैं चाहता हूँ। देख रमेश, मैं साफ साफ बता देती हूँ, तेरी बहू काम करे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बहू दर्जी का काम नहीं करेगी। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। लेकिन दादी जी, मम्मी जी तो बहुत ही अच्छे से बुटीक चला रही है, खूब रुपए कमा रही है। हाँ हाँ, छापती होगी लाखों रुपए, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां ना ऐसे बाहर जाकर दर्जी का काम नहीं करती। अभी दर्जी का काम कर रही है, लोगों को नाप लेते फिर रही है। क्यों बहू, तू भूल गई क्या? तेरे बाप ने शादी के वक्त मुझसे हाथ जोड़ते हुए कहा था कि एक साइकिल के अलावा सिर्फ मेरी बेटी है मेरे पास, और वो भी मैं आपको सौंप रहा हूँ। जैसा आप इसे रखेंगे वैसे मेरी बेटी रहेंगी। अरे खूब मेहनती, खूब कामकाजी और खूब संस्कारी बेटी है मेरी। लेकिन तेरी बहू क्या आ गई? तेरे तो पर निकल आए, लाज शर्म बेच खाई तू, जो लोगों की नाप लेते फिर रही है, बेशर्म कहीं की। छोड़ दे ये दर्जी वाला काम। दादी माँ, छोटी वो बड़ी बात, लेकिन क्या आपको पापा जी ने बताया नहीं कि पापा जी के जन्मदिन पर मम्मी जी ने उन्हें अपने कमाए रुपए से कार खरीद कर दी है। पहले तो पापा जी स्कूटर से काम पर जाते थे, लेकिन अब कार से जाते हैं। क्यों पापा जी, आपने दादी जी को बताया नहीं क्या? क्यों रे रमेश, कार ले ली तूने? अरे तू तो मुझे रुपए भी नहीं भेज रहा है, 3 महीने हो गए कैसे कैसे करके दिन काट रही हूँ मैं, लेकिन तू तो कार में घूम रहा है। वाह, क्या ठाठ है तेरे। कार क्या आई, तू तो माँ बाप को भूल गया और औरत कमाने लगी तो औरत का हो गया। अरे दादी जी, यदि पापा जी आपको रुपए नहीं भेज पाते ना, तो आप मम्मी जी को अपना बैंक डिटेल दे दीजिए, मम्मी जी ही आपको हर महीने रुपए भेजते रहेंगी। रमेश यानी कि आरती का ससुर, जिसने अपनी माँ को खास गांव से शहर बुलाया था ताकि अपनी बहू और पत्नी पर कंट्रोल कर सके। लेकिन रमेश की बहू आरती, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थी, वो तो ऐसे चुप होने वाली नहीं थी। आरती ने ही अपनी सासू माँ का हुनर देखकर उनके लिए बुटीक खुलवाया था, और आज आरती की सास लाखों रुपए कमा रही थी बुटीक से। लेकिन आरती की दादी सास बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बहू कोई काम करे, और ना ही आरती के ससुर जी चाहते थे कि आरती की सास काम करे।
इसी बात को लेकर घर में हमेशा कोहराम मचा रहता था। बहू बस करो अब, ये नहीं कि दादी सास आई है तो कुछ अच्छा खाना पीना बना ले, उनकी सेवा कर ले, तो यहाँ खड़ी होकर तुम भी अपनी सास के साथ सिर्फ जबान चला रही हो। और माँ तू भी ये किन लोगों की बातें सुन रही है? तू चल माँ मेरे साथ मेरे कमरे में चल। हाँ चल बेटा, बहुत थक गई हूँ मैं। रमेश अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और दोनों मिलकर ऐसी पंचायतें कर रही थी जैसे दोनों माँ बेटी अपनी बहू की चुगली कर रही हो। क्या बताऊँ माँ, इन दोनों औरतों से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या करने लगी है, खुद को टाटा अंबानी समझने लगी है। मैंने रौनक को पहले ही समझाया था कि फीमेल ईमेल करने लगेंगी ना तो घर का बंटाधार हो जाएगा, लेकिन ये रौनक तो अपनी माँ और पत्नी के ही पीछे भागता है। मेरी बात तो जैसे इस घर में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देख बेटा रमेश, इसमें गलती तेरी भी उतनी ही है। तुझे क्या जरूरत थी कि घर की जनानियों को बाहर काम करने की इजाजत देने की? कभी तूने अपने पापा को देखा था? वो मुझसे कभी कोई फालतू बात नहीं करते थे, जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करते थे। अरे मरते दम तक तेरा बाप मेरी मुट्ठी में था और तुझे भी मैंने यही सिखाई थी कि कैसे मुट्ठी में रखा जाता है। अरे क्या बताऊँ माँ, जब से आरती बहू आई है ना इस घर में, आरती बहू ने तो इस घर का इतिहास भूगोल सब कुछ बदल कर रख दिया है। अरे उसकी तिली से तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन पहले तो तेरी दुल्हनिया से निपटूंगी। देखा है मैंने, बहू क्या आ गई, नचनिया बन गई है। अरे बाल खोल कर घूम रही है घर भर। गांव में तो हमेशा चोटी बंदी रहती थी, जूड़ा बना कर रखती थी, लेकिन यहाँ तो नचनिया बन गई है। नचनिया लाली लिपस्टिक पोत ली है मुंह में। तू चिंता मत कर, पहले ना तेरी दुल्हनिया को ठीक करती हूँ, उसके बाद उस तितली से निपटती हूँ। माँ चाहे आप किसी भी तरीके से ठीक करो, लेकिन इस बात का आप विशेष ख्याल रखना कि हमारे घर की परंपरा क्या है। हमारे घर की परंपरा यही है कि औरतों को अपनी औकात में रहना चाहिए, औकात के बाहर जाकर मर्दों के सामने तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। ये आरती बहू के साथ मिलकर विमला बहुत उड़ती रहती है माँ। अरे तो इसमें तेरी भी कोई कम गलती नहीं है, तूने उसे काम करने दिया ही क्यों? दर्जी बनकर बैठ गई है वो, और लगता है तूने उसे मारना पीटना भी कम कर दिया है। वो क्या है ना माँ? अरे रहने दे बेटा, सब दिखाई दे रहा है मुझे साफ साफ। पहले जब मैं आती थी तो बहू का कोई ना कोई हिस्सा मुझे सूजा हुआ या काला पड़ा हुआ दिखता था, तेरी माँ का निशान रहता था। लेकिन आज तो देखी मैंने बहू को कैसे नचनिया बनकर चमक रही है। पहले जब बहू का मुरझाया चेहरा देखती थी, काले पीले निशान देखती थी या कोई हिस्सा सूजा हुआ देखती थी तो मन को तसल्ली मिल जाती थी कि चलो कम से कम तूने अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल पर रखा है। अबे क्या बताऊँ माँ, गलती तो हो ही गई है, मेरी मुट्ठी से विमला निकल ही गई है, इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया है माँ। हाँ बेटा, सब समझती हूँ। बहू की औकात देखकर पिघल गया होगा ना तू, बन गया तू भी जोरू का गुलाम। अरे बेटा भूल मत, औरत चाहे जितना भी रुपए कमा ले, वो अपने आदमी से ज्यादा रुपए भी कमाएगी ना तो औरत हमेशा आदमियों के पैर की धूल बराबर होती है। अरे कुत्ता बन के कार चलाने से तो अच्छा है बेटा कि तू शान से साइकिल चला शेर की तरह। हाँ माँ हाँ, अब तू भी मुझे सुना रही है। अब गलती हो गई ना, जो हो गया सो हो गया, उस पे मिट्टी डाल माँ। लेकिन देख मैं तुझसे विनती करता हूँ, घर तू पहले जैसा करके जाना। माँ मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ना आरती बहू के सामने विमला पर मेरा जोर नहीं चलता। ये सब बहू का किया धरा है, तू समझ माँ। अरे सबसे पहले तो तू बहू को ठीक कर, अगर बहू ठीक हो गई तो विमला भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अच्छा मतलब अपनी बहू को ठीक करना है तो पहले बहू की बहू पर लगाम लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, समझ गई मैं कि क्या करना है मुझे। जा अब तू भी आराम कर ले हॉल में जाकर, मैं तो यहीं इसी कमरे में सोऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ। जा बहू को भेजना, हाथ पर दबा देगी। ठीक है माँ। ये है रमेश की माँ शांति देवी। शांति देवी तो घर आते ही घर में अशांति फैला दी थी। इस तरह एक दिन बीत जाता है और दूसरे दिन से फिर शांति जी अपना आतंक फैला देती है। विमला विमला। जी माँ जी। मैं तो बस आपके लिए गर्म पानी लेकर आ रही थी। चलो अच्छा है, तुझे कम से कम ये याद तो रहा, वरना तो मुझे लगा था कि बहू के आ जाने के बाद तू सारी चीज भूल गई है। मुझे तो लगा था कि बहू के चक्कर में तू पूरी बावड़ी हो गई है। अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? बहू के चक्कर में मैं बावड़ी नहीं हुई हूँ माँ जी, बल्कि बहू ने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है। मैं तो कहती हूँ यदि बहू की जगह मेरी बेटी होती तो कब के मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई होती। सच में माँ जी, काश आरती इस घर में पहले आ गई होती तो मैं कब का जीवन का मतलब समझ गई होती। मैंने तो अपनी बहू के आने के बाद जीना सीखा है। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ माँ जी, जो मुझे आरती जैसी बहू मिली है। बस ये बहू के नाम की माला जपना बंद कर, और ये क्या नचनिया जैसे बनकर फिर रही है यहाँ से वहाँ। जल्दी से जा और अपने बाल बांध ले, और नहीं संभलते बाल तो मैं तुझे टकली करवा देती हूँ। देख रही हूँ पूरे टाइम बस बहू की रटन लगा रखी है। अरे तेरे लिए सास कुछ नहीं है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ठीक है माँ जी, आप गर्म पानी पीजिए, मैं भी आपके नहाने के लिए बाथरूम में गर्म पानी रख देती हूँ, और उसके बाद आपके लिए मैं दही और पराठा ले आऊंगी। अच्छा तो ये सारा किया धरा ना उस आरती का है
यदि मुझे अपनी बहू को ठीक करना है ना तो पहले आरती को लाइन पर लाना होगा। अरे पढ़ी लिखी इंजीनियर है तो क्या अपने साथ साथ अपनी सास को भी बिगाड़ेगी क्या? ये तो हमारे घर का नाम डुबा देगी। अपनी बहू को तो छोड़ो, पहले इस आरती को सबक सिखाऊंगी, इसकी सारी हेगड़ी निकाल कर रख दूंगी। गुड मॉर्निंग दादी। अरे मेरे पोते के पास तो मेरे पास बैठने का भी वक्त नहीं है। अरे नहीं नहीं दादी, ये कैसी बात कर रहे हो आप कहो तो मैं तो आपके लिए नौकरी भी छोड़ दूं। बेटा तू मेरे लिए नौकरी मत छोड़, एक काम कर, मेरे लिए ना तू ये छोकरी छोड़ दे। तू इस छोकरी को छोड़ देगी ना तो तेरी दादी खुश हो जाएगी। अपनी दादी की बात सुनकर तो रौनक जैसे हैरान हो जाता है। अरे दादी मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेटा लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ ना तू इस आरती को छोड़ दे। अरे दादी ये आप कैसी बात कर रहे हो? आरती ने तो सारा घर संभाल रखा है। हाँ हाँ तू तो ऐसे बता रहा है जैसे आरती के पहले तो ये घर वीरान पड़ा हुआ था। आरती नहीं आई थी तो इस घर में चूल्हा नहीं जलता था, कोई रोटी भी नहीं खाता था। आरती आई है तभी सब लोगों ने खाना खाना सीखा है। इस तरह शांति देवी अपने पोते का खूब कान भरती है। हाँ हाँ दादी तू ठीक कहती है। औरत ना पैर की जूती है, उसे पैर पे ही रखना चाहिए। औरत को ना हर आदमी अपनी मुट्ठी में रखे तो ही अच्छा लगता है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है दादी। ये आरती ना जब से इस घर में आई है तब से इस घर का माहौल बिगड़ गया है। इस आरती ने तो माँ को भी बिगाड़ दिया है। जब से आरती आई है तब से माँ पापा की इज्जत करना छोड़ दी है। घर को बिगाड़ने के सारा दोष तो इस आरती के ऊपर जाता है। दादी आप चिंता मत करो, इस आरती को तो मैं अभी ठीक करता हूँ। देख बेटा, 2 रोटी कम खाना मुझे मंजूर है, लेकिन औरतों के आगे झुकना मुझे कतई मंजूर नहीं है। बेटा तेरी दादी ने ना हमारे घर की परंपरा बनाकर रखी है। तेरे दादा मजाल की तेरी दादी से कभी एक शब्द कुछ कह पाते। अरे रहने दे बेटा, तू ना अपने जीवन में बहुत कंफ्यूज है। तू अपनी जनानी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात ना है। लेकिन दादी। अरे रमेश बेटा एक काम कर, तू ना मेरी टिकट कटवा दे गांव की। इस घर में तो मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे नहीं रहना है ऐसे घर में। और ये मेरे घर की परंपरा तो नहीं हो सकती कि मर्दों की यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। कटवा दे रमेश, कटवा बेटा मेरी टिकट, मैं आज ही गाँव चली जाऊंगी। अरे दादी तू गुस्सा क्यों होती है? तू देख अब कैसे कंट्रोल करता हूँ मैं आरती पर। आरती आरती। हाँ जी जल्दी बोलिए, एक जरूरी मीटिंग है मेरी। तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी, मैंने अपने कुछ दोस्तों को घर पे खाने पे बुलाया है तो तुम आज खाना बनाओगी। ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ना मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। मैंने कहा ना मेरे दोस्त आ रहे हैं शाम को खाने पे तो तुम्हें उनके लिए खाना बनाना है तो बनाना है, समझी? अच्छा ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। ये बताइए कि क्या बनाना है, तो मैं अगर कोई सामान नहीं होगा तो ऑफिस से लौटते वक्त लेते आऊंगी। लेकिन बेटा बेटा तू तो। माँ जी कुछ मत बोलिए आप। तू सुन ले आरती, आज तुझे ऑफिस जाना है ना, तेरी जरूरी मीटिंग है, तू जाकर अपनी मीटिंग कर ले। लेकिन याद रख आज के बाद से ना तू ऑफिस नहीं जाएगी। तू जाकर ऑफिस में साफ साफ बता देना कि तू रिजाइन देने वाली है। मुझे ना तेरे रुपए चाहिए और ना ही तेरी नसीहत, समझी? औरत है, औरत बनकर रहे, ज्यादा मर्द से आगे उड़ने की कोशिश मत कर। और इस घर में तूने अपनी मर्जी चला ली बहुत, लेकिन अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी ना? ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत कर तू। अरे ये कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो आप? ये आपकी बोली नहीं हो सकती। इससे पहले तो आपने कभी भी इस तरह से बात नहीं की है। बताओ कौन सिखा रहा है आपको ऐसी बातें? अरे तू क्या बोलना चाहती है बहू, साफ साफ बोल। मैं अपने पोते को सिखा रही हूँ ऐसी उल्टी सीधी बातें? बोलना। तुझे लगता है कि मैं अपने पोते के कान भरूंगी? हाँ दादी मुझे यही लगता है, आपने ही रौनक के कान भरे हैं, क्योंकि इससे पहले तो रौनक ने कभी भी इस तरह से बात नहीं की। अरे हमसे इस तरह से बात करने की बात तो रही दूर की बात, ये तो जब पापा जी भी कभी माँ जी से इस तरह से बात करते थे तो ये पापा जी के ऊपर चिल्लाने लगते थे। लेकिन देखो ना आपको आए 4 दिन हुए नहीं और इनकी भी लैंग्वेज बदल गई। मैं तो यही समझूंगी ना इन्हें ये सारी पट्टी आप ही पढ़ा रहे हो। और सुनिए दादी जी, जब आप नहीं आई थी ना इस घर में तो हमारा पूरा घर परिवार बड़ी खुशहाली से चल रहा था। एक दूसरे सबके साथ खुश थे, एक दूसरे को इज्जत सम्मान दे रहे थे। देख तो बेटा रौनक, अरे कितनी सिर चढ़ गई है तेरी औरत। अरे इंजीनियर क्या बन गई, रुपए क्या कमाने लगी, ये घर के बड़े बुजुर्गों को अपने पैरों से दबाएगी? एहसान बता रही है तू हमें? देखिए दादी जी, न मैंने कभी किसी पर एहसान जताया है और न ही कभी एहसान जताऊंगी, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना वो सरासर गलत है। आप अपने ही बहू बेटे के घर में आग लगा रही हैं। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। रौनक रौनक इधर देख बेटा, मुझसे बात कर। देख बेटा तू बहू के साथ इस तरह से बदतमीजी करेगा, डांटेगा, मारपीट करेगा या गाली गलौज करेगा, ये सब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। वाह रे, जो सारी जिंदगी अपने पति की लाते जूते खाते आई है, आज अपनी बहू को जरा सा डांट क्या पड़ गई अपने ही बेटे से तो इसका कलेजा कांप गया। क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे विमला? हाँ माँ आपको क्या हो गया? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा है, जो भी कहा है मैंने तो आरती को से कहा है। बस बेटा बस, अब तो एक शब्द नहीं कहेगा। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाती है। लेकिन कोई माँ यदि अपने बेटे को अपनी बहू को मारने पीटने
या गाली गलौज करने के बारे में सिखाए तो ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसी माँ को तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती बेटा कि तू औरतों की इज्जत ना करे। अरे तू ये कैसे भूल गया कि मैं भी तो एक औरत हूँ ना। सच कहा माँ जी आपने, दुनिया में एक रानी ही होती है जो अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती है और अपने बेटे को संस्कार देती है जो अपने माँ के साथ साथ दुनिया में हर एक औरत की इज्जत करे। अफसोस दादी कि आप रानी नहीं है और ना ही अपने बेटे को आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो आपका बेटा आपकी बहू के ऊपर सरेआम हाथ उठाता है, आपकी बहू को गाली गलौज करता है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं समझ गई, मेरी ही गलती है। मैं औरतों की बेइज्जती को अपने घर की परंपरा समझती थी, झूठी शान समझती थी, लेकिन वो सब गलत है बेटा। हाँ माँ जी, जिस घर में औरतों का सम्मान होता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रौनक बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई थी, इसके चलते आज तुम अपनी पत्नी से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। इस तरह सास बहू की बात सुनकर शांति देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू और पोती बहू से माफी मांगती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।